हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आई होप सो आप सब स्वस्थ होंगे। और इस कुणाल फिजिक्स चैनल पे आपका स्वागत है। कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए सब्सक्राइब बटन वहां दिया हुआ है, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें। ठीक है, आइए आज हम सब पढ़ने वाले बच्चा करेंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कोई भी वायर डिस्कस द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग अ वायर ऑन इट्स रेजिस्टेंस, है ना, कि वायर को स्ट्रेच करते हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। आपको याद होगा लेंथ के टर्म में क्या था, r डैश क्या था, r डैश इक्वल्स टू n स्क्वायर इनटू r। ये r क्या था, ओल्ड रेजिस्टेंस, और n क्या कितने टाइम्स लेंथ को बढ़ा दिया। नहीं, एरिया के टर्म में क्या था, r डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन n स्क्वायर इनटू r। ये था एन क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया को कितने टाइम्स आपने बढ़ाया, ट्वाइस किया, हाफ किया, है ना, और आर क्या है, ओल्ड रेजिस्टेंस। अभी हमारे पास क्वेश्चन है बच्चा कि देखोगे इफेक्ट ऑफ रेडियस एंड डायमीटर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, है ना, मींस कोई भी वायर के रेजिस्टेंस पे रेडियस का और डायमीटर का क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब कि हम लोग अभी जो फॉर्मूला क्रिएट करने वाले हैं वो इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड डायमीटर। ठीक है, देखोगे हे बच्चा, आप सब जानते हो, हम सब जानते हैं, वी नो दैट, हमने एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप सबको लिखाया था। आई होप सो आपको याद होगा, R इक्वल्स टू क्या था बच्चा, रो एल अपॉन ए। क्या याद नहीं है क्या? सबको याद होगा, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। मैं क्या किया हुआ, ऊपर भी a से मल्टीप्लाई किया, नीचे डिवाइड कर दिया a से, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और बताओ R इक्वल्स टू रो एल इंटू ए, मींस एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। मैंने पिछले पार्ट 5 में यही बताया था कि वायर को स्ट्रेच करते हैं तो वायर का मास और वॉल्यूम क्या होता है, पूरा कांस्टेंट होता है ना। तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया, वॉल्यूम, नीचे क्या हो गया, a का स्क्वायर। बोलो हो गया क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूं ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। वायर का क्या है, मोटाई, कितना एरिया, एरिया क्या होगा इसका, पाई आर स्क्वायर। वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर ही होगा। तो एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, पाई आर स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हे मेरा बच्चा, तो r इक्वल्स टू रो भी हो गया, एरिया की जगह क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, पाई स्क्वायर और r का पावर क्या हो गया, 4 हो गया बच्चा तुम्हारा, हो गया बिल्कुल। अब बताओ, रो है कांस्टेंट, v है कांस्टेंट, पाई भी क्या है, कांस्टेंट, यानी r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r का पावर क्या हो गया, 4 हो गया क्या। R is inversely proportional to R का पावर क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि मैंने क्या करना, प्रोपोर्शनल को हटा देना, तो कोई K लिख दे, कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, देखो तो क्या हो जाएगा मेरा बच्चों, R इक्वल्स टू K अपॉन R का पावर क्या हो गया, 4। इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1 माना। ठीक है, अब बताओ अब मैं क्या करने वाला हूं, सवाल ऐसे करेंगे कि अगर कोई वायर का रेजिस्टेंस को n टाइम्स इंक्रीज कर दिया, n टाइम्स बढ़ गया या घट गया, जो भी हो गया, ठीक है, बट हम लोग मानेंगे इफ द रेडियस ऑफ वायर इज चेंज्ड n टाइम्स। ठीक है, n टाइम्स क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे मैं बोल रहा हूं, ए रिलेशन आ गया कि r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r पावर क्या हो गया, 4 हो गया। मैं लिखता हुआ इफ रेडियस ऑफ वायर is changed n times, मतलब क्या बोला मैंने, n times of its original radius। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि वायर का ओरिजिनल रेडियस जो था उससे n टाइम्स क्या हो गया, चेंज कर गया। तो नया रेडियस क्या होगा बताओ, r डैश क्या हो जाएगा, n r, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मैंने लिखा कि ओरिजिनल रेडियस से n टाइम्स क्या हो गया, चेंज कर गया, तो नया रेडियस क्या होगा, r डैश इक्वल्स टू n इनटू r। पहले वाला r था, अब n टाइम्स चेंज हो गया तो n इनटू r। ये क्या हो गया तुम्हारा न्यू रेडियस, क्या हो गया, न्यू रेडियस ऑफ द वायर। अब बताओ रेडियस नया हो गया तो रेजिस्टेंस भी पक्का है कि नया ही होगा, बिल्कुल। तो बताओ न्यू रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, बताओ बच्चा, न्यू रेजिस्टेंस। न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ, रेजिस्टेंस
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का पावर 4। तो नया रेजिस्टेंस क्या है, r डैश। तो r डैश इज इक्वल टू क्या लिखो, k अपॉन r डैश का पावर 4। होगा कि नहीं बताओ, वहां क्या था, r था, तो r कैपिटल R रेजिस्टेंस इक्वल्स टू k अपॉन r का पावर 4 हो गया। अब न्यू रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, r डैश मान लिया इक्वल्स टू k अपॉन r डैश का पावर क्या हो गया 4। यहां पे स्मॉल r क्या हुआ, रेजिस्टेंस है, क्या है, रेजिस्टेंस सॉरी रेडियस है, r डैश क्या हुआ, रेडियस ऑफ द वायर, और कैपिटल R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, न्यू रेजिस्टेंस। r डैश क्या हो गया तुम्हारा, न्यू रेजिस्टेंस, और स्मॉल r डैश क्या है तुम्हारा, रेडियस ऑफ द वायर, है ना, न्यू रेडियस, न्यू रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस, न्यू रेडियस, और ये r क्या है, ओल्ड रेजिस्टेंस और ओल्ड रेडियस, है कि नहीं, पास में आया कि नहीं है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं आपको, स्मॉल r क्या हुआ, रेडियस, ओल्ड रेडियस, और कैपिटल R क्या हुआ, ओल्ड रेजिस्टेंस। अब नया रेजिस्टेंस क्या हो गया, r डैश, और नया रेडियस क्या हो गया, स्मॉल r डैश। क्लियर बात, ठीक है। अब बताओ r डैश का वैल्यू आपके हिसाब से क्या है, बताओ मुझे, r डैश का वैल्यू क्या है, nr, है ना, न्यू रेजिस्टेंस, तो n का पावर 4 और r का पावर 4, इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 2। r डैश क्या हुआ, न्यू रेजिस्टेंस, और हमें निकालना क्या है, न्यू रेजिस्टेंस ही निकालना है, ठीक है, क्योंकि r डैश, r जो है ना, ओल्ड रेजिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। अब बताओ क्या करने वाले, डिवाइड करेंगे, सेकंड को भागा मारेंगे फर्स्ट वाले से, ठीक है, यहां फर्स्ट है, तो क्या बोलेंगे, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो बोलो क्या होगा, r डैश अपॉन r इक्वल्स टू, बोलो क्या, k अपॉन n का पावर 4 और r का पावर 4 होगा, और r का वैल्यू क्या हुआ, k अपॉन r का पावर 4, बोलो हुआ कि नहीं होगा, k से k कट जाएगा, r से r कट जाएगा ना, तो r डैश इक्वल्स टू क्या बचेगा बताओ, a तो नीचे ही रह गया, तो 1 अपॉन n का पावर 4 इंटू r। ये ध्यान से देखो, r डैश का वैल्यू क्या बचा, 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू क्या हो गया r। मैं यहां पे साफ साफ लिख देता हूं, ठीक है, r डैश इक्वल्स टू क्या है, 1 अपॉन n का पावर 4 इंटू r। एक क्या हो गया तुम्हारा हुआ, न्यू रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। याद रखना बच्चा, जब भी सवाल में कहेगा कि न्यू रेजिस्टेंस, कैसे क्वेश्चन कहेगा कि कोई वायर है जिसका रेडियस को हाफ कर दिया, तो न्यू रेजिस्टेंस बताओ, ओल्ड वाला दिया रहेगा, तो r डैश इक्वल्स टू क्या, 1 अपॉन n का पावर 4 इंटू r। याद कर जाओ कि जब रेडियस के टर्म में रहेगा तो न्यू रेजिस्टेंस पूछेगा, तो r डैश इक्वल्स टू क्या, 1 अपॉन n का पावर 4 इंटू r, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर बताते हैं अभी और आगे, ठीक है, इसको पूरा नोट कर लो। ये क्या हो गया, न्यू रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, किसका हो गया, न्यू रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर बात। अब देखो इसी को दिखाते हैं डायमीटर के टर्म में। आप डायमीटर के टर्म में भी सेम टू सेम फार्मूला होता है, ठीक है, डायमीटर के टर्म में भी क्या होगा तुम्हारा, सेम फार्मूला हो गया, क्योंकि रेडियस भी तो वही है, r का पावर 4, और r इक्वल्स टू क्या बोलोगे, d अपॉन 2 बोलेंगे ना। तो डायमीटर के टर्म में कहे या रेडियस के टर्म में रहे, फार्मूला क्या होगा, सेम। मैं दोनों फार्मूला एक बार लिख देता हूं, उसको नोट कर लो अच्छे से। देखो देखो अच्छा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आपको, फिर क्वेश्चन फटाक से बता देंगे आपको। देखिएगा थोड़ा, देखो अब क्वेश्चन में क्या आएगा कि रेडियस, मैं लिख रहा हूं पूरा क्या कर रहा हूं, r डैश इक्वल्स टू क्या, a ना स्क्वायर इनटू r, किसके लिए, लेंथ के लिए, किसके लिए, लेंथ जब चेंज होगा तब, ठीक है। दूसरा फार्मूला है r डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन a ना स्क्वायर इनटू r, किसके लिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए, किसके लिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया में जब चेंज करेगा तो ए वाली फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। जब कहा कि रेडियस में चेंज हो गया या डायमीटर में चेंज हो गया, दोनों के लिए r डैश इक्वल्स टू क्या, 1 अपॉन n का पावर 4 इंटू r, ठीक है। ये किसके लिए हुआ, रेडियस के लिए या डायमीटर में चेंजिंग करेगा तब के लिए।
ये तीनों फार्मूला हो गया आपको। एक इसके बताओ लेंथ में चेंज करेगा, क्या कि लेंथ को ट्वाइस कर दिया, थ्राइस कर दिया, हाफ कर दिया, इसके लिए फार्मूला। क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया को हाफ कर दिया, 1/4 कर दिया या ट्वाइस कर दिया, उसके लिए। अब कहेगा कि वायर का रेडियस को ट्वाइस कर दिया, हाफ कर दिया, उसके लिए। ठीक है, ये तीनों फार्मूला आपको मैं लिखा दिया। क्वेश्चन को ऐसे बनाना। अब मैं एक सवाल आपको दिखाता हूं, इसी पे 30 सेकंड में आप बना लोगे। देखो मैं दिखाता हूं सवाल, देखिएगा अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, कोई वायर है हुआ जो जिसका रेजिस्टेंस कितना है हुआ 4 ओम का। ठीक है, if its radius is half, अगर उस वायर का रेडियस को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, देन फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। तो क्या करा हुआ, तो नया रेजिस्टेंस को फाइंड करें। फिर सवाल देखिएगा, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना हुआ 4 ओम है। इफ इट्स रेडियस इज हाफ, उसका रेडियस कर दिया आधा कर दिया, देन फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। या सवाल में ऐसे भी कहता कि इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, इफ इट्स डायमीटर इज हाफ, डायमीटर बोले रेडियस बोले, बात क्या है, सेम है, सेम फार्मूला। ठीक है, तो डायरेक्ट कर सकते हो आप, डायरेक्ट एक लाइन में बताओ r डैश का फार्मूला क्या सिखाया, जब रेडियस को या डायमीटर को चेंज करते हैं तो न्यू रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता हुआ 1/n का पावर 4 into r। मैंने अभी भी लिखा है, आपको लिखा है। अब हर तो भाई r डैश n क्या कितना टाइम्स कर दिया, तो हाफ कर दिया ना हुआ, हाफ ने कर दिया, हाफ किया मींस n का वैल्यू क्या होगा 1/2 हो जाएगा। तो 1 क्या होगा 1/2 का पावर 4 इंटू r क्या है, ओल्ड रेजिस्टेंस, ओल्ड कितना है हुआ 4 ओम है, तो 4 कर दिया। नहीं क्या बताओ, n क्या है कितना टाइम्स चेंज हो गया, तो कह रहा हाफ, तो n के स्थान पे हाफ रखेंगे, r कहेगा ट्वाइस तो 2 रखेंगे, थ्राइस तो 3 का जो भी कहेगा वैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, अब बताओ 1/4 है तो कितना हो जाएगा, बताओ कितना होगा, 2 को 2 जाएगा ऊपर जाएगा तुम्हारा मल्टीप्लाई करके, तो 16 हो जाएगा शायद, नहीं ऊपर जाएगा तो 16 इंटू क्या 4 हो गया, मींस कितना 64 ओम। नहीं देखो 1/2 का पावर 4 है तो 2 को 4 टाइम्स क्या होगा 16 होगा क्या, तो ऊपर जाएगा ना, वो ऊपर जाएगा 16 इंटू 4 क्या होगा 64 ओम। बोलो बस में आया पूरा, इसको पूरा नोट कर लें। ये पूरा मैंने बता दिया इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। वायर को स्ट्रेच करते हैं तो रेजिस्टेंस पे कैसे कैसे चेंज होता है, किसके अनुसार चेंज होता है, लेंथ के कारण भी होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के कारण भी होता है, और रेडियस और डायमीटर के कारण। मैंने तीनों बात आपको सिखा दिया। ठीक है बच्चा, कॉपी कर ले इसको। आइए बच्चा, अभी हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। मतलब क्या, कोई भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब कि कोई भी वायर को गर्म करने पे उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है कि घटता है, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं और फार्मूला भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, देखो हे बच्चा, हम लोगों ने पढ़ा था R इक्वल्स टू ml अपॉन Ne² A इंटू टाउ। आपको याद होगा मैंने जब ओम्स लॉ प्रूव किया था बच्चा, तो वहां पे टर्म आया था कि नहीं आया था, बिल्कुल आया था। तो यहां पे रेजिस्टेंस क्या होगा, टाउ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये सारा तुम्हारा क्या है कांस्टेंट है, मींस रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। अब मैं थोड़ा याद दिला दूं टाउ क्या है, याद है आप लोगों को, टाउ को कहा करते थे क्या बच्चा, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव collision of electron with atoms or ions in the conductor is called what, relaxation time। मैंने पहले पढ़ा चुके हैं आप लोगों ने, मैं फिर बताता हूं आपको। याद होगा जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन चलता हुआ तो दो लगातार टकराव के बीच के समय को हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, है ना। मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर बार-बार एटम से आयन से टकरा के मूव करता है, तो दो लगातार टकराव के बीच के समय को हम क्या कहते हैं बच्चा, रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर। अच्छा, इस बात से एक बात क्लियर हो रहा है कि सर अगर टाउ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। अगर टाउ सर घटेगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं,
टाउ का वैल्यू कम, अगर छोटा होगा कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई। बात क्लियर है ना। अब बताइएगा मुझे आप सब जरा ध्यान से और अच्छे से, ठीक है। देखो बताते हैं कैसे क्या होता है। बोलेंगे ऐसे हुआ कि वेन आ वायर इज हीटेड या वेन आ कंडक्टर इज हीटेड, है ना, देन द इलेक्ट्रॉन्स रिसीव्स एनर्जी, है ना। एनर्जी हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, एक प्रकार क्या है, एनर्जी है। नहीं, हम जब कंडक्टर को हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं हुआ, तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी क्या करता है, गेन करता है। हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, यू नो वेरी वेल। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है और जिसको भी एनर्जी मिला तो अपना स्पीड तो बढ़ा ही देगा, है कि नहीं। तो एनर्जी लेने के बाद अपना स्पीड को इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है वो, इंक्रीज करता है। कैसे बताओ, मैंने क्या बोला, जब किसी कंडक्टर को हम सब हीट करते हैं हुआ, गर्म करते हैं, मतलब एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। इसका मतलब एनर्जी कौन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन भी तो ले रहा है ना उसके अंदर में। इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ले रहा है और एनर्जी को लेने के बाद अपना स्पीड को क्या करता है, वो इंक्रीज कर देता है। और जब इलेक्ट्रॉन स्पीड को इंक्रीज करता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन स्पीड हाई हो गया। हाई हो गया इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन जो है एटम आयन से बहुत ही जल्दी जल्दी टकरावेगा, है ना, है कि नहीं। जल्दी जल्दी क्या होगा, टकराएगा। तब बताओ हुआ रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ होता है। अब बताओ जब हीट करेंगे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या गेन किया और अपना स्पीड को बढ़ा लिया। स्पीड को जब बढ़ा लिया तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जल्दी जल्दी टकराएगा। और जल्दी जल्दी टकराएगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, घटेगा ना, क्योंकि अभी टकराया फटाक से फिर तुरंत टकरा गया, है ना हुआ। तो दो बार जल्दी जल्दी टकराने से उसका रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। और टाउ का वैल्यू घट गया तो रेजिस्टेंस अपने आप क्या हो गया, बढ़ गया, है कि नहीं। मैंने बताया कि टाउ घट गया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, हुआ बढ़ गया। इसका मतलब साफ हो गया कि सर कोई भी वायर को, कोई भी कंडक्टर को हीट करने पे उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। कोई पूछ दिया ऐसा क्यों बढ़ गया भाई, तो बोलना कि भाई हीट करने पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता है और गेन करने के बाद अपना स्पीड को बढ़ाता है। और स्पीड को बढ़ा लिया तो जल्दी जल्दी बार बार बहुत ही फास्ट, बहुत ही जल्दी जल्दी एटम से आयन से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, टकराता है। इसलिए रिलैक्सेशन टाइम टाउ जो है सो घट जाता है। टाउ कम हो गया, जब टाउ कम हो गया तो रेजिस्टेंस अपने आप क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर बात, ये चीज था। यानी बोलेंगे कि व्हेन अ कंडक्टर इज हीटेड देन द नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एटम्स और आयंस क्या होगा, इंक्रीजेस, है ना, इंक्रीजेस। सो रिलैक्सेशन टाइम इज क्या, डिक्रीज, मतलब नंबर ऑफ कोलिजन क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब जल्दी से टकराएगा। इसलिए क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या घट जाएगा। सिंस अकॉर्डिंग टू रिलेशन आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाउ, रेजिस्टेंस इज क्या, इंक्रीज्ड, है ना। मैं लिखूं इसको, थोड़ा देखो लिखता हूं, बताइएगा। ऐसे बोलेंगे हुआ कि व्हेन अ वायर इज, वायर या कंडक्टर लिख सकते हो आप। When a conductor is heated, then the number of collision of electron with atoms or ions in the conductor increased. So relaxation time is क्या, decreased। क्या होता है, घटता है। Since according to relation are inversely proportional to tau, tau क्या हो गया, घट गया ना हुआ। According to relations R is inversely proportional to tau, the resistance is क्या, increased।
रेजिस्टेंस इज इंक्रीज, है ना। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, व्हेन अ कंडक्टर हीटेड, जब किसी कंडक्टर को गर्म करते हैं, देन द नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एटम्स और आयंस इन द कंडक्टर इंक्रीज, मींस ज्यादा टकराव होता है, ज्यादा बार टकराता है, सो इसलिए रिलैक्सेशन टाइम इज डिक्रीज, रिलेशन टाइम घट गया। सिंस अकॉर्डिंग टू रिलेशन, इस रिलेशन के हिसाब से r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, टाउ घट गया, द रेजिस्टेंस इज क्या इंक्रीज, रिलेशन क्या हो गया बढ़ गया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एक तरह से इसके बारे में बताया। अब हम लोग इसका फार्मूला क्रिएट करेंगे, फार्मूला निकालेंगे। आखिर फार्मूला कैसे होगा मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब मैं इसका फार्मूला प्रूफ करके दिखाता हूं कि आखिर इसका फार्मूला क्या होगा, ठीक है। देखना मेरा बच्चा, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं इसका, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम सब, एक्सप्लेनेशन। आप मुझे बताना, अच्छे से बताना, ठीक है, सारी बातें। बउआ कोई भी R0 में लिखा, R0 का मतलब क्या, या R0 बोलो या R0, इसको बोलेंगे इनिशियल रेजिस्टेंस। क्या मानेंगे, इनिशियल। ये क्या हो गया तुम्हारा, इनिशियल रेजिस्टेंस हो गया। क्या हो गया वो, इनिशियल रेजिस्टेंस। मतलब क्या, जब वायर को कोई हीट नहीं मिल रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर इसका था, उसी पे को क्या बोला मैंने, R0। इसको हम सब बोल सकते हैं रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर भी हम लोग कह सकते हैं, या इनिशियल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, या रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री बोल सकते हैं, नो इशू। RT क्या है बच्चा, रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, है ना। क्या है, T डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या, RT मींस क्या, जब वायर गर्म हो गया उसके बाद का रेजिस्टेंस, मींस T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलने के बाद जो रेजिस्टेंस हो गया उसको बोलेंगे RT। R0 क्या है, शुरुआत का रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस, और RT क्या है, रेजिस्टेंस एट T डिग्री मींस गर्म होने के बाद का, ठीक है। और T1 क्या बच्चा, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द वायर, T2 फाइनल टेम्परेचर। इसका मतलब क्या होगा आप जरा बताओगे फिर से। T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर, जब वायर का रेजिस्टेंस क्या था, R0 था, उस समय टेम्परेचर क्या था बुआ, T1 था। जब वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, RT हो गया, उस समय टेम्परेचर क्या हो गया, T2 हो गया, है कि नहीं। हाँ जी। अब मैं आपसे पूछूं अगर कि चेंज इन टेम्परेचर कितना हो बताओ, तब T2 माइनस T1, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। अगर मैं पूछूं आपसे कि चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होगा, तो RT माइनस R0, है कि नहीं। देखो अब मुझे थोड़ा सा बताओगे, समझदारी से बताओगे, ठीक है। बोलेंगे कि द रेजिस्टेंस, ऐसे नहीं, चेंज इन रेजिस्टेंस, है ना बाबा, चेंज इन रेजिस्टेंस of a conductor is directly proportional to its initial resistance। समझिएगा, बिल्कुल डरना नहीं है हमें ना। देखो क्या लिखा हुआ, पहला पॉइंट में क्या लिख रहा है समझिएगा। ए मैंने इसका जो टर्म इस्तेमाल करता हूं मैं लिखा, पहला टर्म क्या है कि चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इनिशियल रेजिस्टेंस। इसका मतलब कि वायर के रेजिस्टेंस में जो चेंजिंग हो गया वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, किसका, इसी वायर का इनिशियल रेजिस्टेंस का। मतलब क्या बताओ, चेंज रेजिस्टेंस कितना होगा बताओ, RT माइनस R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया तुम्हारा R0। अब बोलोगे सर कैसे, मैं बता रहा हूं, डोंट वरी। ये पहले समझिए आप सब, ए क्या हुआ, ए क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस RT माइनस R0। समझ, एक बात पूछता हूं आपसे, आपके पास मान लो 100 रुपए है, ठीक है, इनिशियल पैसा कितना 100 रुपए है, और मान लो किसी ने आपको एक हफ्ते बाद 500 रुपया और दिए, कितना दिए, 500 रुपया और दिए, तो अब पैसे कितने हो गए आपको, 600, कितने हो गए 600।
फाइनल पैसा हो गया 600 और इनिशियल पैसा था 100 रुपया। तो कोई पूछे आपसे चेंज इन योर पैसा, आपका पैसा में कितना चेंज हुआ, तो बोलेंगे अच्छा फाइनल पैसा माइनस इनिशियल पैसा, मतलब 600 माइनस 100 मतलब कितना हो गया 500 में क्या हो गया चेंज हो गया। वही बात यहां भी है, फाइनल रेजिस्टेंस क्या है आरटी है, इनिशियल क्या आर नॉट है, तो चेंज इन पैसा कितना हो गया आरटी माइनस आर नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या को इनिशियल रेजिस्टेंस। अब कहो सर कैसे हुआ, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। देखिएगा सपोज करो चा कि आपके पास पैसे हैं 100 रुपए, कितने हैं आपके पास 100 रुपए, ठीक है। मैंने 50 रुपए आपको दिया, इनिशियल पैसा कितना 100 रुपया, मैंने 50 रुपए आपको दिया, फिर 50 रुपए दिया, मतलब है ना पहले 50 दिया फिर 50 दिया, मतलब 100 बढ़ा दिया, है कि नहीं, फिर 100 रुपया दिया। मतलब जैसे जैसे आपके पैसे में हम चेंजिंग कर रहे हैं वैसे वैसे आपका इनिशियल पैसा क्या कर रहा है चेंज कर रहा है। मैं दे रहा हूं तो क्या हो रहा है आपके इनिशियल पैसा में ही चेंजिंग हो रहा है, यानी क्या हो गया चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस। मतलब क्या चेंज इन योर पैसा, आपके पैसा में चेंजिंग हो रहा है वो इनिशियल पैसा क्या होगा प्रोपोर्शनल, क्योंकि मैंने आपको दिया तब ना इनिशियल पैसा 100 से 150 हो गया, फिर मैंने आपको और दिया तो इनिशियल पैसा 100 से कितना हो गया 200 हो गया, है कि नहीं हुआ। यानी चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस, क्योंकि जो रेजिस्टेंस जो चेंजिंग हम लोग करते हैं वो बदलाव कहां होता है इनिशियल रेजिस्टेंस ही चेंज करना शुरू करता है। क्लियर बात, एक पहला टर्म हो गया। अब दूसरा देखना अच्छे से ध्यान से। अब दूसरा में कहा हुआ कि चेंज इन रेजिस्टेंस is directly proportional to the change in temperature लो। ये तो सही बात है, कहा कि चेंज इन रेजिस्टेंस होगा वो प्रोपोर्शनल हो किसका चेंज इन टेम्परेचर का। ये बात तो सही है कि सर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो पक्का है कि रेजिस्टेंस भी क्या होता है चेंज करता है, बिल्कुल करता है। यानी यहां पे क्या होगा RT माइनस R नॉट प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। बताओगे चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा T2 माइनस T1, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, मतलब क्या T2 माइनस T1। इसको हम सब डेल्टा T भी लिख सकते हैं, ठीक है पूरा। एक क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 2। बोलो क्लियर बात। चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस, और चेंज इन रेजिस्टेंस क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर बात। अब देखना हुआ तीसरा टर्म क्या है, आप जानते होंगे कि कोई भी वायर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वायर के नेचर का, कि वायर बना हुआ किस चीज का है। तो ऐसे बोलेंगे कि द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर आल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, है ना। बिल्कुल बोलेंगे कि चेंज इन रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड on the nature of material of the conductor, है ना बच्चा। क्या बोला मैंने कि change in resistance also depend on the nature of material of the conductor, मतलब कंडक्टर किस चीज का बना उस पे भी डिपेंड करता है। अगर एल्युमिनियम का होगा कुछ और होगा, कॉपर का कुछ और होगा, उस पे भी डिपेंड करता है कि नहीं हुआ। तो ये सारी चीज हो गया हमारा। पहला टर्म क्या होगा इंक्रीज चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस। दूसरा बोला चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चेंज इन टेम्परेचर। ये दो क्वेश्चन बने। और तीसरा तो डिपेंड करेगा नेचर पे कि भाई वायर है कंडक्टर बना हुआ किस चीज का, उस पे डिपेंडेंस करता है, ठीक है। अब इसको मिटा के दिखा दे थोड़ा एक्सप्रेशन क्या आता है। इक्वेशन 1 को और 2 को दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करने वाले हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यहां मिटा रहा हूं, उसको नोट करवाओ आपको, ठीक है। देखो हे बच्चा इक्वेशन 1 को और 2 को दोनों को हम सब क्या करेंगे कंबाइन करने वाले, ठीक है। ऑन कंबाइनिंग 1 and 2 बोलो क्या बनेगा बच्चा
RT minus R0 is directly proportional to क्या होगा R0 into T2 minus T1। मैंने दोनों का क्या वो कंबाइन कर दिया, मिला दिया, ठीक है। अब देखना थोड़ा सा और है, बस हो गया। अब प्रोपोर्शनल आ गया, तो प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट, यस, RT minus R0 equals to अल्फा इंटू R0 इंटू T2 माइनस T1। देखो A सेम नहीं, A प्रोपोर्शनल है, कंफ्यूज मत करना, लो और अच्छे से करना है, ठीक है। A प्रोपोर्शनल, A है अल्फा कांस्टेंट, जिसको हम क्या कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बोला, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ए प्रोपोर्शनल को हटाने के क्या लगा कांस्टेंट, ठीक है। यानी अल्फा बराबर क्या हो गया RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू T2 माइनस T1। अब मैं थोड़ा सा बगल में लिखता हूं अल्फा के बारे में कि वेयर अल्फा इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट called what, called टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ क्या बच्चा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये देखो मैंने अल्फा को क्या लिखा, अल्फा इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा बिल्कुल, अब मुझे बताओ फॉर्मूला हमारा क्या गया, अल्फा इक्वल्स टू अल्फा बराबर RT माइनस R0 बटा R0 इंटू T2 माइनस T1। क्या, अल्फा बराबर RT माइनस R0 बटा R0 इंटू T2 माइनस T1। रिपीट करेंगे बार बार, ठीक है। ए बताओ RT क्या है, रेजिस्टेंस है T डिग्री गर्म होने के बाद। R0 क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस शुरू का। R0 क्या है, शुरू का रेजिस्टेंस। T2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर। T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। तो फार्मूला क्या बताओ वो क्या हो गया, अल्फा बराबर RT माइनस R0 बटा R0 इंटू T2 माइनस T1। फिर से अल्फा बराबर RT माइनस R0 बटा R0 इंटू T2 माइनस T1। फिर से अल्फा बराबर RT माइनस R0 बटा R0 इंटू T2 माइनस T1। इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, देखिएगा अल्फा का यूनिट भी लिख पाऊंगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं RT माइनस R0 क्या होगा, चेंज इन रेजिस्टेंस, और चेंज इन रेजिस्टेंस को हम सब डेल्टा R भी लिख सकते हैं, नहीं। और नीचे हो गया R0 और T2 माइनस T1 क्या हो गए, चेंज इन टेम्परेचर। इसको हम सब डेल्टा T इस टर्म में भी आप लिख सकते हो, बट ज्यादा यूज आपको इसी का पड़ेगा, ठीक है। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल्टा R क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस, है ना। R0 हो गया, T2 माइनस T1 बराबर क्या लिखा, डेल्टा T मींस क्या, चेंज इन टेम्परेचर। कैपिटल T लिखो या स्मॉल t, कोई फर्क पड़ने वाला आपको नहीं है। डेल्टा T स्मॉल t लिखो या फिर कैपिटल T, कोई इशू नहीं है। बोलो बात में है। फिर से देखिए बच्चा, अब अल्फा का यूनिट क्या होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, देखिए अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा R अपॉन R0 इनटू डेल्टा T हमने किया आपको। डेल्टा R का यूनिट क्या होगा, ओम होगा, नीचे भी क्या होगा, ओम होगा। ओम कट जाएगा, बचेगा नीचे का डेल्टा T मींस क्या, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पर डिग्री सेल्सियस। मतलब अल्फा का यूनिट क्या होगा, मींस क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको नोट कर ले पूरा। देखिए बच्चा, हम लोगों ने अभी सीखा अल्फा इक्वल्स टू RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू T2 माइनस T1, है ना। उस पे भी एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन है, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, अमूमन रूम टेम्परेचर क्या माना गया, 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब एट रूम टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। इसका मतलब क्या कि 27 डिग्री सेल्सियस पे उस एलिमेंट का रेजिस्टेंस कितना हुआ, 100 ओम है। मींस कोई हीटिंग एलिमेंट है, उस हीटिंग एलिमेंट का 27 डिग्री सेल्सियस पे
रेजिस्टेंस कितना हुआ 100 ओम है। तो बताओ मुझे 27 डिग्री सेल्सियस क्या है इनिशियल टेम्परेचर और 100 ओम क्या है इनिशियल रेजिस्टेंस, है ना। तो मैं नोट कर लूं क्या, R0 का वैल्यू आपके हिसाब से क्या हो गया बताओ 100 ओम, बोलो हुआ कि नहीं हुआ। और इनिशियल टेम्परेचर क्या है T1 कितना हो गया हुआ 27 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट, उसी हीटिंग एलिमेंट का टेम्परेचर क्या होगा इफ इट्स रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम। अगर उसी हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस अब कितना हो गया 117 ओम हो गया, जब 117 ओम हुआ तो उस समय टेम्परेचर क्या होगा मींस 117 ओम क्या दिया है फाइनल टेम्परेचर रेजिस्टेंस मींस RT याद होगा आप लोगों को, याद है आप लोगों को। इनिशियल रेजिस्टेंस 100 ओम हो गया और T डिग्री सेल्सियस पे कितना है 17 ओम हो गया, मतलब फाइनल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस और ये फाइनल। और ये क्या इनिशियल टेम्परेचर हमें निकालना क्या है व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट मींस क्या निकालना फाइनल टेम्परेचर मींस क्या निकालना वो T2 हमें निकालना है। और क्वेश्चन में अल्फा का वैल्यू दे रखा है, अल्फा क्या था पता ही आप लोगों को टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब क्या हमें अल्फा का वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है अच्छे से अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है हुआ RT माइनस R0 बटा R0 इनटू T2 माइनस क्या होता है T1। ये फार्मूला सबको मालूम है ना, बिल्कुल मालूम है। अब देखना बच्चा मुझे निकालना क्या है बताओ T2, इस पूरे वाले टर्म को ऊपर ले आए अल्फा को नीचे कर दें क्या, तो क्या बनेगा बताओ T2 माइनस T1 इक्वल्स टू RT माइनस R0 अपॉन अल्फा इंटू R0। बोलो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब सबका वैल्यू क्या करना हमें पुट करना है, बताओ T2 तो निकालना ही हमें है बिल्कुल। अब बताओ T1 का वैल्यू कितना बचा 27 डिग्री है ना, और RT क्या है 117 ओम 117 और R0 कितना है देखो 100 ओम, कितना हुआ 100 ओम। अल्फा का वैल्यू कितना बचा देखो दिखा हुआ है यहाँ पे 1.70 इंटू 10 का माइनस 4 और फिर कौन है R0 और R0 का वैल्यू कितना हो गया 100। बोलो हुआ क्या, तो बताओ बच्चा T2 माइनस 27 इक्वल्स टू देखो घटाओगे तो क्या बचेगा 17 बचेगा, है ना। और 2 जीरो यहाँ पे है 2 जीरो है हुआ और यहाँ भी पॉइंट आओगे तो क्या आएगा 2 जीरो नीचे आएगा, ये पूरा हो जाएगा कट जाएगा तो बचेगा 170। नई बात समझ आया, देखो पॉइंट लगाओगे नीचे 100 आएगा, बिल्कुल 100 क्या हो जाएगा कट जाएगा तो बचेगा 170 इंटू 10 का माइनस 4। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब देखो ए भी शायद कट गया 10 टाइम्स, बोलो कटा कि नहीं हुआ, कितना टाइम्स कटा 10 टाइम्स, यानी T2 का वैल्यू कितना हो गया बताओगे अच्छे से, यानी 10 हो गया और ये हो गया 10 का माइनस 4 मींस क्या 10 का माइनस 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1000। बोलो हुआ कि नहीं हुआ बताओ। देखो 10 है बचा यहाँ पे 17 से 170 कट गया 10 बार में 10 है और यहाँ 10 का माइनस 4 है, एक जीरो खत्म हो जाएगा तो 10 का माइनस 3 नीचे है नेगेटिव में, ऊपर जाकर क्या होगा पॉजिटिव हो गया। अब इसको भेज दो तो T2 का वैल्यू कितना होगा 1027 डिग्री सेल्सियस मींस क्या 1027 डिग्री सेल्सियस क्या होगा तुम्हारा फाइनल टेम्परेचर, है ना। ये क्वेश्चन है, इसको नोट कर लें अच्छे से। देखिए बच्चा अब एक नया टर्म है, ये 2 मार्क्स में कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि why copper is used as a conducting wire, है ना। आखिर कॉपर को हम सब कंडक्टिंग वायर के लिए क्यों यूज करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं। देखोगे ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, समझिएगा। बोलेंगे ऐसे हुआ कि कॉपर इज यूज्ड एज अ कंडक्टिंग वायर बिकॉज रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज लो। क्या बोला मैंने, रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज लो एंड हेंस इट्स कंडक्टिविटी विल बी हाई। बोलो कैसे सर, आपको याद होगा मैंने कंडक्टिविटी पढ़ाया था, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और करंट डेंसिटी, ये तीनों टर्म एक बार मैंने पढ़ाया था। तो कंडक्टिविटी इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन रो मींस क्या रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड व्हाट बच्चा कंडक्टिविटी। तो बताओ अगर रेसिस्टिविटी लो रहेगा, मैंने क्या बोला रेसिस्टिविटी लो रहेगा तो कंडक्टिविटी क्या रहेगा हाई रहेगा, मतलब उस कंडक्टर से करंट क्या होगा अच्छा फ्लो होगा, बढ़िया करंट फ्लो होगा। तो ऐसे बोलेंगे हुआ
कि कॉपर इज यूज्ड एज अ कंडक्टिंग वायर बिकॉज रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज लो। कॉपर का रेसिस्टिविटी क्या होता है? लो होता है एंड हेंस इट्स कंडक्टिविटी विल बी हाई। कोई पूछे कैसे हाई है तो बोलना कि सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है 1 बाय रो, मींस कंडक्टिविटी इक्वल्स टू क्या होता है 1 बाय रो। रो क्या है तुम्हारा? रो क्या है? लो है, छोटा होता है, कम होता है, तो कंडक्टिविटी अपने आप क्या होगा? हाई होगा, है ना। और एक बात और अल्फा का वैल्यू जो होता है जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो बोलते हैं, उसका वैल्यू भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। किसके लिए? कॉपर के लिए। मैं लिखता हूं, समझाऊंगा। ऐसे बोलेंगे कि कॉपर इज यूज्ड एज अ कंडक्टिंग वायर बिकॉज resistivity of copper is low and hence its conductivity will be high, है ना बच्चा? कंडक्टिविटी क्या होगा? हाई होगा। एंड the value of alpha is also negligible for copper। और कॉपर के लिए अल्फा का वैल्यू भी क्या होता है? बहुत ही कम होता है। इसीलिए कॉपर को कंडक्टिंग वायर के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर से समझेंगे ऐसे, कॉपर इज यूज्ड एज अ कंडक्टिंग वायर बिकॉज रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज लो। कॉपर का रेसिस्टिविटी क्या होता है? वो लो होता है एंड हेंस इसी कारण इट्स कंडक्टिविटी विल बी हाई। उसका कंडक्टिविटी क्या होगा? हाई होगा। मींस करंट फ्लो होने का एबिलिटी क्या होगा? हाई होगा। एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इज आल्सो नेगेटिव फॉर कॉपर। कॉपर के लिए अल्फा का वैल्यू क्या होता है? वो नेगेटिव होता है, नगण्य होता है। इसलिए हम सब कॉपर को कंडक्टिंग वायर के लिए इस्तेमाल करते हैं। बोलो क्लियर बात? एक और टॉपिक अभी दिखाते हैं, इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है? नोट करिए। एक सवाल और है, ऐसे सवाल रहेगा कि नेम द, ये भी ऑब्जेक्टिव में रहता है, 1 मार्क्स में रहता है क्वेश्चन ऐसे कि नेम द हाईली रेजिस्टिव मटेरियल हैविंग लो वैल्यू ऑफ अल्फा। देखिए बेटा इसको अभी मैंने आपसे कहा एक क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, नेम द हाईली रेजिस्टिव मटेरियल हैविंग लो वैल्यू ऑफ अल्फा, है ना। वह हाईली रेजिस्टिव मटेरियल का नाम बताओ जिसका अल्फा का वैल्यू क्या हो? लो है, ठीक है। दो एलॉय है हुआ, सबसे पहला है कॉन्स्टेंटन, क्या हुआ? कॉन्स्टेंटन एंड मैंगनीज are the alloy which is highly resistive but having low value of alpha, अल्फा का वैल्यू क्या होता है? वो लो होता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है भाई? कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का कंपोजिशन क्या क्या होता है? देखो सबसे पहला हुआ मैग्नीन में क्या क्या मिला हुआ होता है। सबसे पहला है कॉपर 84% होता है, और दूसरा है तुम्हारा मैग्नीज, ये जो होता है वह 12% होता है, और तीसरा जो होता है तुम्हारा निकेल जो क्या होता है 4%, ठीक है। और दूसरा तुम्हारा क्या? कॉन्स्टेंटन, बता दे रहा हूं। कॉन्स्टेंटन में क्या होता है मिला हुआ? कॉपर होता है बुआ, ये 60% होता है, और निकेल जो होता है तुम्हारा 40%। ये था कंपोजिशन। जब भी कोई पूछेगा कि नेम द हाईली रेजिस्टिव मटेरियल हैविंग लो वैल्यू ऑफ अल्फा, ऑब्जेक्टिव पूछता है, ख्याल रखिएगा। तो क्या क्या बोलोगे? कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन। क्या बोलोगे? कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन, ठीक है। क्लियर बात? इसको आप नोट कर लें, ठीक है। नोट करिए इसको। देखिए बच्चा, अभी एक नया टर्म आ गया कि व्हाट इज अ थर्मिस्टर। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज अ थर्मिस्टर? थर्मिस्टर क्या होता है? देखो सिंपली समझेंगे कि थर्मिस्टर इज अ हीट सेंसिटिव डिवाइस। मतलब थर्मिस्टर जो है बुआ
हीट को सेंसेट करके काम करने वाला डिवाइस है ना। ऐसे बोलेंगे कि थर्मिस्टर इज अ हीट सेंसिटिव डिवाइस whose resistivity changes very rapidly with changing temperature। मतलब क्या कि जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंजिंग होगा वह अपना रेजिस्टिविटी अपने आप टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर के अनुसार अपने आप को क्या करेगा, चेंज कर लेता है। उसी डिवाइस को क्या कहते हैं, थर्मिस्टर बोलते हैं। सिंपली समझेंगे, ऐसा बोलेंगे कि थर्मिस्टर इज अ हीट सेंसिटिव डिवाइस, मतलब हीट को सेंसेट करके हीट के अनुसार अपने आप को अपना रेजिस्टिविटी को करता हुआ चेंज करता है, मतलब हीट के अनुसार अपना रेजिस्टिविटी को चेंज करता है। उसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं, वो थर्मिस्टर कहते हैं। क्या बोलेंगे बता फिर से कि थर्मिस्टर इज अ हीट सेंसिटिव डिवाइस whose resistivity changes very rapidly with changing temperature। मतलब कि टेम्परेचर में जैसे जैसे चेंजिंग होगा वैसे वैसे अपना रेजिस्टिविटी को चेंज कर लेता है। उसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं, थर्मिस्टर कहते हैं। ठीक है, अब बोलेंगे कि आखिर बनता कैसे है, तो ऐसे बोलेंगे कि थर्मिस्टर इज यूजुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ऑक्साइड्स ऑफ वेरियस मेटल। बहुत सारे मेटल्स के ऑक्साइड से बनाते हैं। जैसे क्या हो गया, आयरन ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड, ये सब तुम्हारा इसी से थर्मिस्टर को बनाया जाता है। ठीक है, तो मैंने लिखो इसको, क्या बोला मैंने, फिर समझिएगा ऐसे कि थर्मिस्टर इज अ हीट सेंसिटिव डिवाइस whose resistivity changes very rapidly with changing temperature। It is usually prepared from the oxides of various metal like iron oxide, nickel oxide, like etc etc। ठीक है, अब सवाल हमारा आएगा आखिर सर यूज क्या है इसका, बिल्कुल बताएंगे। पहले मैं डिफाइन कर दूं उसको, फिर यूज बताऊंगा। ठीक है, ऐसा बोलेंगे कि थर्मिस्टर इज अ हीट सेंसिटिव डिवाइस whose resistivity changes rapidly with changing टेम्परेचर, है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा अपना रेजिस्टिविटी को क्या करेगा, चेंज करेगा। इट इज यूजुअली prepared, it is usually prepared from the oxides of various metal like iron oxide, निकेल ऑक्साइड, है ना, ये सबसे बनाया जाता है। क्लियर बात, ये हो गया डेफिनेशन। समझिए फिर से, थर्मिस्टर इज अ हीट सेंसिटिव डिवाइस whose resistivity changes very rapidly with changing temperature, full stop। It is usually prepared from the oxides of various metal, अलग अलग मेटल के ऑक्साइड से बनाते हैं हुआ, जैसे हो गया आयरन ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड एक्सेट्रा, है ना हुआ। एक बात और, मैंने अभी कहा आपका यूज क्या है भाई, आखिर इस थर्मिस्टर का यूज क्या है। देखिएगा, मैं लिखता हूं आपके लिए यूजेस ऑफ थर्मिस्टर, थर्मिस्टर का यूज क्या है। ठीक है, देखोगे इसको नोट कर लो क्योंकि डायरेक्ट ऊपर में देखना हम लोग। सबसे पहला यूज की बात हम करते हैं कि थर्मिस्टर इज यूज्ड एज अ टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए थर्मिस्टर को इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे ये होते हैं, जैसे तुम्हारा हो गया टेक्सटाइल कंपनी हो गया, है ना। उस टेक्सटाइल कंपनी में देखे होगे टी शर्ट्स होते हैं बहुत, उसके ऊपर प्रिंटिंग होता है, वो नहीं प्रिंटिंग होता है ना, प्रेसिंग होता है। तो वहां पे कितना टेम्परेचर दें ताकि प्रिंट सही से हो, वहां पे कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करते हैं किसको, तो बोलेंगे कि थर्मिस्टर इज यूज्ड एज अ टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले बोलेंगे थर्मिस्टर इज यूज्ड एज अ टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट इन इंडस्ट्री, है ना। इंडस्ट्री में टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए
थर्मिस्टर को इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा यूज तुम्हारा हो गया, बता दूं, ऐसा बोलेंगे कि थर्मिस्टर इज यूज्ड एज अ सेफगार्ड इन द फिलामेंट ऑफ अ पिक्चर ट्यूब ऑफ टेलीविजन और मॉनिटर। आपको पता होना चाहिए कि टीवी देखे हो आप लोग, इसे घर में फ्यूज लगा था, फ्यूज हुआ, फ्यूज जैसा ही काम करता है कौन, थर्मिस्टर। जैसे आप देखा होगा घर में लाइट जल रहा है, अगर वोल्टेज हाई हो गया तो फ्यूज उड़ता है नहीं, और फ्यूज उड़ के पूरे सर्किट को करता है, बचा लेता है। फ्यूज के जैसा ही होता है बट फ्यूज नहीं है, बट फ्यूज से मॉडिफाइड है, मतलब काम फ्यूज का इसका है। तो बोलेंगे कि टेलीविजन होता है, टीवी के पिक्चर ट्यूब में भी थर्मिस्टर लगा होता है। ये क्या करता है, पिक्चर ट्यूब को बचाने का काम करता है, हाई वोल्टेज से जलने से बचाने का काम करता है कौन, थर्मिस्टर। या फिर लैपटॉप के डेस्कटॉप के मॉनिटर में भी लगा होता है। तो क्या बोलेंगे कि थर्मिस्टर इज यूज्ड एज अ सेफगार्ड इन द फिलामेंट ऑफ अ पिक्चर ट्यूब ऑफ टेलीविजन और मॉनिटर, है ना। टेलीविजन के पिक्चर ट्यूब में क्या होता है, थर्मिस्टर लगा हुआ होता है, जो क्या करता है, पिक्चर ट्यूब को सेव करता है, बचाता है ना। तो ऐसे बोलेंगे कि थर्मिस्टर इज यूज्ड एज अ safeguard in the filament of picture tube of क्या, टेलीविजन के पिक्चर ट्यूब में भी लगा होता है। ये तुम्हारा हो गया यूज और ये हो गया थर्मिस्टर। इसको पूरा अच्छे से नोट कर ले, ठीक है, 1-2 नंबर में पूछ सकता है। अभी हम सब बच्चा एक नया टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, सुपर कंडक्टर क्या है, व्हाट इज अ सुपर कंडक्टर या सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है। देखिए बच्चा, बोला गया कि इन 1911 की बात, 1911 की बात है ना। इन 1911 प्रोफेसर के ओन्स, क्या नाम था, प्रोफेसर के ओन्स ऑब्जर्व दैट, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सम मेटल एंड एलॉय loses its resistance up to 0 at some particular low temperature। माने कोई ना कोई खास लो टेम्परेचर पे कुछ कंडक्टर और कुछ एलॉय अपना रेजिस्टेंस को लॉस करके जीरो कर देता है, then the conductor is called superconductor and the whole phenomena is called क्या, superconductivity। इस कहने का मतलब हुआ कि प्रोफेसर के ओम्स ने ऑब्जर्व किया कि कुछ मेटल्स और कुछ एलॉय के टेम्परेचर को लो कर रहे थे, लो करते 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 एक समय आया, एक टाइम आया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आया जिस टेम्परेचर पे कंडक्टर या एलॉय अपना रेजिस्टेंस को जीरो कर लेता है, तब उस कंडक्टर को बोला गया भाई ये सुपर कंडक्टर है। और पूरे घटना को क्या बोला गया, सुपर कंडक्टिविटी। क्या बोला गया, सुपर कंडक्टिविटी, है ना। देखो मैं लिखूं थोड़ा, बोलेंगे ऐसे, प्रोफेसर के ओन्स in 1911 observed that some metal and alloy loses its resistance up to 0 at some particular low temperature, then the conductor is called what? Then the conductor is called superconductor। तब उस कंडक्टर को क्या बोला गया, सुपर कंडक्टर बोला गया। and the phenomena is called क्या बच्चा, is called superconductivity, है कि नहीं। फिर से रिपीट करता हूं कि प्रोफेसर के ओम्स in 1911 observed that some metal and alloy lose its resistance up to 0, अपना रेजिस्टेंस को लॉस करके जीरो करता है at some particular low temperature, कोई ना कोई खास लो टेम्परेचर पे अपना रेजिस्टेंस करता हुआ जीरो करता है, देन द कंडक्टर, तब उस कंडक्टर को क्या बोला गया, सुपर कंडक्टर। एंड द फिनोमेना, उस घटना को क्या बोला गया, सुपर कंडक्टिविटी। इस एग्जांपल में क्या हो गया, देखो नोबियम,
नोबियम एट 9.2 केल्विन बिहेव्स एज व्हाट? एज सुपर कंडक्टर, है ना। और भी है, मरकरी भी है, मरकरी 4.2 केल्विन पे सुपर कंडक्टर, और लीड है सो 7.25 केल्विन। मैं लिख देता हूं, ये नोबियम हो गया, दूसरा हो गया क्या हुआ? मरकरी हो गया 4.2 केल्विन पे, और लीड हो गया 7.25 केल्विन पे। क्या होता है? सुपर कंडक्टर के जैसा बिहेव करता है। इसको आप सब नोट कर ले थोड़ा।